हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ के लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एसबीआई पीओ के फुल मॉक भी आपको अटेम्प्ट करके बताया था किस तरह से मॉक को अटेम्प्ट किया जाता है कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। वैसे यार एक पूरा सेशन रहेगा आपका फुल मॉक जैसे रहता है आपका, उसी तरह से मैंने पूरा सेशन को डिजाइन किया है एसबीआई पीओ 2026 के लेवल का। जो लोग भी आपको कह रहे हैं कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लो, उनके वहम में मत रहना। ऐसा कुछ नहीं आता है। लास्ट ईयर 2 बार ये एग्जामिनेशन हुआ था और सिर्फ 5 नंबर का स्पीड मैथ आई थी। उसके अलावा आपको भर भर के वहां पे डीआईज मिलती हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, बट स्पीड मैथ सिर्फ 5 नंबर की। इसलिए सिर्फ ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके एसबीआई पीओ नहीं बना जाता। एसबीआई पीओ के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। मैं आज आपको दिखाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चंस 26 में आपके आएंगे। बाकियों से क्यों ये एसबीआई का एग्जामिनेशन टफ होता है, क्यों एसबीआई की कट ऑफ इतनी कम जाती है, उसकी कोई वजह है। वो वजह है टफनेस। इसकी इतना टफ पेपर आता है कि लोगों से 15-20 ये इस रेंज में क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डीआई का। इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो। ये कैसलेट डीआई लास्ट ईयर आपके एसबीआई पीओ में आई थी, इसलिए इसको ध्यान से बनाना और कोशिश करना है कंप्लीट हो जाए। टफ नहीं है, बनने लायक डीआई है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमको इसमें कह रखा है कि 3 शॉप्स है अपने पास, ए बी सी एंड 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स है इसमें अपने पास। ठीक है, मंच, पाक एंड स्नीकर्स चॉकलेट। तो 3 टाइप टाइप की शॉप्स है अपने पास, ए बी एंड सी, एंड 3 टाइप्स की चॉकलेट है अपने पास। एक तो है मंच, फिर आते हैं अपने पास पक एंड देन स्नीकर्स। यहाँ अपने कर लेंगे टोटल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखा है शॉप ए के बारे में। रेशियो दे रखे नंबर ऑफ मंच चॉकलेट टू स्नीकर चॉकलेट 3:2। मंच और स्नीकर का रेशियो दे रखे 3:2। ये हो जाएगा 3x एंड 2x। एंड नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट सोल्ड इज 160 मोर देन द नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट। पार्क चॉकलेट है वो 160 ज्यादा है स्नीकर से, तो 2x प्लस 160। एंड नंबर ऑफ मंच चॉकलेट इज 40 लेस देन नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट। यानी कि जो मंच चॉकलेट है ये 40 लेस है किससे? पार्क चॉकलेट से। 40 लेस है, अगर मैं उसमें 40 और ऐड कर दूंगा तो वो बराबर हो जाएगी पार्क चॉकलेट की। पार्क चॉकलेट थी अपने पास 2x प्लस 160। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई थी 120। 120 x की वैल्यू आने से अपने पास स्नीकर्स आ जाते हैं 240। ठीक है, पार्क आ जाती है अपने पास, ये था 2x प्लस 160 था ना, ये आए थे 400, मंच आई थी 360। ये तो हो गया अपने पास ए का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी की। इसका टोटल भी कर लेते हैं यहाँ से अपने, ये होता है 1000। फिर बात करते हैं शॉप बी की। शॉप बी में जो पर्क चॉकलेट है वो 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंच एंड स्नीकर चॉकलेट टुगेदर। ठीक है, तो जो पार्क चॉकलेट है वो 2/3 है अपने पास मंच और स्नीकर का, टोटल का नहीं। पार्क चॉकलेट मंच और स्नीकर, यानी कि मंच और स्नीकर का 2/3 है पार्क चॉकलेट। इस तरह से ये कह रहा है अपने को। ठीक है, फिर हमें क्या रखे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट एंड स्नीकर चॉकलेट। मंच और स्नीकर का रेशियो दे रखे हमको 10 और 11, तो ये 10y एंड 11y। ठीक है, एंड मंच और स्नीकर हमारे पास यहाँ था उसका 2/3, इसका मतलब 21y का 2/3 अपने पास, ये अपने पास पार्क चॉकलेट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 14y। ओके, उसके बाद हमें क्या रखे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी थी शॉप बी में 700। अब देखो 700 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है, मंच पार्क एंड स्नीकर्स का इंडिविजुअल रेशियो हमको मिल गया। इससे हम इनका इंडिविजुअल नंबर निकाल लेंगे कितनी चॉकलेट सोल्ड की थी। ठीक है, तो इसको अपने ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ये आता है अपने पास 35y की वैल्यू है 700। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 20। जब y की वैल्यू 20 आएगी तो स्नीकर्स आ जाएंगे अपने पास 220, पार्क आ जाएंगे 280 एंड मंच आ जाएगा अपने पास 200। ठीक है, ये होगी शॉप बी की बात। अब देखो शॉप सी के बारे में। शॉप सी में हमें कहा है कि मंच और स्नीकर चॉकलेट्स वो 25% मोर एंड 25% लेस देन रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट सोल्ड। यानी कि जितनी पार्क चॉकलेट सोल्ड हुई है, मंच चॉकलेट उससे 25% ज्यादा है और स्नीकर्स चॉकलेट है उससे 25% कम है। 1/4 ज्यादा है, 1/4 कम है। तो अगर अपने पास पार्क चॉकलेट मान लो 4Z है, तो मंच चॉकलेट उससे 25% ज्यादा 5Z हो जाएंगी,
एंड स्नीकर चॉकलेट हो जाएंगे अपने पास 3Z। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ मंच पार्क एंड स्नीकर चॉकलेट सोल्ड इज 480। उसका एवरेज दे रखे हैं हमको, इन तीनों का एवरेज दे रखा है। तो जब तीनों का एवरेज दे रखा है तो उससे हमारे को तीनों का टोटल भी मिल जाएगा अपने को। उसका तीनों का टोटल निकाल लेते हैं, 1440। इस 1440 को रेशियो को 5:4:3 में बांट देंगे। ये आ जाएगा 1440 12 12 में 124, ये आ जाएगा अपने पास 600 360। सारा डेटा अपने पास आ चुके हैं। मंच का स्टोर ए का भी आ गया, स्टोर बी का डेटा भी आ गया, स्टोर सी का डेटा भी अपने पास आ गया। इतनी ही ये कैश लेट दी आई थी। सिर्फ आपको ये नंबर्स पहले निकालने थे। नंबर्स निकालने कोई टफ नहीं थे आपके पास, थोड़ा सा टाइम लगाया करो, थोड़ा सा उसको सोचने का ट्राई किया करो, क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या रखा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी टू एम। अब देखो शॉप एम और आ गई, और मंच चॉकलेट की बात हो रही है, शॉप बी टू एम दे रखे 5:7। एंड नंबर ऑफ पार्क एंड स्नीकर्स चॉकलेट together sold by M is 40 more than the total number of Snickers chocolates sold by shop A and B together. Okay, and find the total number of chocolates sold shop M. अब हमको shop M के बारे में बताना है। ठीक है, M में देखो मंच, पार्क एंड स्नीकर्स तीन टाइप की चॉकलेट्स हैं। मंच के लिए हमको रेशियो दे रखे है B से 5:7, और मंच का B और M का, तो B में मंच कितनी थी अपने पास, B में मंच थी 200, तो 5/7 है, तो 200 का 5/7 ये आ जाएगा अपने पास 280। मंच चॉकलेट M की आ गई 280। अब उसके बाद हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ पार्क एंड स्नीकर चॉकलेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉप एम इज 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी। यानी कि पार्क और स्नीकर चॉकलेट जो कि शॉप एम ने बेची गई थी वो 40 ज्यादा थी अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्नीकर चॉकलेट जो शॉप ए और बी ने सोल्ड किए मिलाकर। ठीक है, तो ए और बी ने मिलाकर स्नीकर चॉकलेट कितनी सोल्ड की है, 240 और 220। ठीक है, 460 सोल्ड की अपने पास, 460 उसमें से 40 और ऐड कर देंगे तो ये आए थे अपने पास 500। यानी कि पार्क और स्नीकर चॉकलेट मिलाकर है, एम ने सोल्ड किया 500 एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी आ जाएगी इसकी 700। ये अपना आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 780। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ, इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। देखो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा लगता है कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन 20 मिनट में 30 क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो जल्दी जल्दी में गलत कर दोगे। जितना करो उतने सही क्वेश्चन करो, 20 मिनट में 20 करो इनफ है वो। 1 मिनट 2 एक क्वेश्चन को वो इतना इनफ होता है इस पेपर के अंदर। 50-52 यही कट ऑफ जाती है इसमें आपकी। इसमें हमें क्या रखा था कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच पार्क एंड स्नीकर्स चॉकलेट अनसोल्ड बाय ए 3:4:6। ठीक है, ये अनसोल्ड है। एंड टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय शॉप ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्नीकर्स चॉकलेट मैन्युफैक्चर इन दैट शॉप, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय शॉप ए। अब देखो अभी तक हमको देखो चार्ट के अंदर किसका रेशियो दे रखा था, चार्ट के अंदर हमको सोल्ड का रेशियो दे रखा था। ये सारा सारा जो नंबर से रेशियो नहीं, जो नंबर से सोल्ड का थी। ठीक है, अब ये हमको रेशियो भी दे रखा है इसने अनसोल्ड का। अनसोल्ड का देखिए टोटल क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसमें से कुछ आइटम बेच दी जाती है, सोल्ड हो जाती है, और कुछ आइटम रख ली जाती है जो अनसोल्ड रह जाती है, जो बिकती नहीं है। ये दो ही टाइप की आइटम होती है अपने पास। तो शॉप ए के बारे में ये बात कर रहे हैं, मंच पार्क और स्नीकर्स के। देखो शॉप ए के बारे में सबसे पहले हमको क्या कह रहा है कि मंच पार्क और स्नीकर का जो अनसोल्ड का रेशियो था ए का, वो था 3:4, 3:4:6। मंच पार्क और स्नीकर्स का ये हमारे पास अनसोल्ड का रेशियो है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय शॉप ए, जितनी मैन्युफैक्चर की है शॉप ए ने कितनी मैन्युफैक्चर करेगा। जब मैं अनसोल्ड के अंदर सोल्ड और ऐड कर दूंगा तो अपने पास टोटल मैन्युफैक्चर आ जाएगा। अनसोल्ड और सोल्ड दो ही होते हैं, तो अब ए में देख लो कितनी सोल्ड की थी अपने को, देखो 360 सोल्ड की थी मंच चॉकलेट, 360 400 एंड 240 इतनी चॉकलेट इसने सोल्ड की थी। तो टोटल आ जाएगा अपने पास अनसोल्ड, इससे रेशियो है अपने पास, इसको रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ मंच चॉकलेट जो मैन्युफैक्चर की थी ए ने, कितनी मैन्युफैक्चर की थी, 360 प्लस 3y, ये मैन्युफैक्चर की थी, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्नीकर्स चॉकलेट मैन्युफैक्चर इन दैट शॉप। ये बराबर है जितनी चॉकलेट उसने स्नीकर्स चॉकलेट मैन्युफैक्चर की थी। तो स्नीकर्स चॉकलेट मैन्युफैक्चर की थी इसने 240,
प्लस 6y, ये स्निकर्स चॉकलेट मैन्युफैक्चर की थी उसने, तो यानी कि यहाँ से अपने पास 3y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 120, y की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पार्क चॉकलेट कितनी मैन्युफैक्चर की। पार्क चॉकलेट कितनी मैन्युफैक्चर की, पार्क चॉकलेट मैन्युफैक्चर की थी इसने 400 प्लस 4y, यही थे अपने पास जो इसने पार्क चॉकलेट मैन्युफैक्चर की थी। 4y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 160, तो अपने पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 560। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 560 चॉकलेट जो उसने मैन्युफैक्चर की थी पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको करें, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखा है कि नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट जो सोल्ड की गई थी शॉप एन ने वो 3/5 थी टोटल नंबर ऑफ पार्क एंड स्नीकर्स चॉकलेट टुगेदर सोल्ड बाय शॉप बी। ठीक है, अब शॉप एन की बात हो रही है, एक शॉप एन के बारे में बात हो रही है किटकैट चॉकलेट की। जो किटकैट चॉकलेट सोल्ड की थी शॉप एन ने वो 3/5 थी टोटल नंबर ऑफ पार्क और स्नीकर चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप बी। तो शॉप बी ने पार्क और स्नीकर चॉकलेट देख लेते हैं कितनी सेल की थी। पार्क और स्नीकर चॉकलेट सेल की थी 280 एंड 220, यानी 500 सेल सोल्ड की थी। 500 का 3/5 यानी कि 300, ये थी किटकैट चॉकलेट जो शॉप एन ने सोल्ड की थी। फिर हमें क्या रखा था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंच चॉकलेट शॉप ए और एन, ये थी किटकैट। अब आ गई मंच की। मंच का भी बता रखे जो शॉप ए और एन की 6/7 है, 6/7 के रेशियो पे थी मंच चॉकलेट शॉप ए और एन की। ठीक है, तो मंच चॉकलेट शॉप ए में कितनी थी देख लेते हैं। शॉप ए में मंच चॉकलेट थी अपने पास 360, तो ये सर 360 इसका 6/7 यानी ये आ जाएगी अपने पास 420, ये थी इसका मंच चॉकलेट। तो हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ किटकैट और मंच चॉकलेट कितनी थी, तो ये आ गया अपने पास 720, ये इसकी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट थी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 720, ये इतनी इसको चॉकलेट दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाओ खुद से। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एसबीआई पीओ के हिसाब से प्री में आपको एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क के तो वैसे भी 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके लिए। इसमें क्या रहे कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है पी एंड क्यू की 7:2। इफ पी क्यू आर स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 8 days क्यू लेफ्ट एंड पी एंड आर टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, हाउ मेनी डेज आर अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। देखो ये कह रहा है कि पी और आर किसी काम को स्टार्ट करते हैं, 14 दिन तक उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है हमको 7:2 में दे रखी है। इस एफिशिएंसी से क्या मिल जाएगा, इससे हमको ये मिल जाएगा पी और क्यू अकेला कितने दिन में काम कर सकते हैं, ये मिल सकता है हमको। फिर हमें दे रखा है कि पी क्यू और आर ने उस काम को शुरू किया, आर और एड 8 दिन तक उन्होंने काम किया, फिर क्यू चला गया, बचा हुआ काम पी और आर ने मिलकर किए जो कि 3 दिन में खत्म हो गया। तो हमको बताना है कि आर उस काम को, आधे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो सब देखो, सबसे पहले क्या रखें, पी और क्यू जो है ये इस काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर हमें पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है 7:2। पी और क्यू ने जब 14 दिन तक मिलकर काम किया तब वो काम कंप्लीट हुआ था। 14 दिन तक मिलकर काम किया, इसका मतलब पी ने भी अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाई, क्यू ने भी अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाई थी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 9 एफिशिएंसी से जो दोनों ने मिलकर 14 दिन तक काम किया तब वो काम कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो 126 यूनिट्स काम के थे। तो टोटल काम कितना था अपने पास, टोटल वक्त था अपने पास 126 यूनिट्स। ठीक है, जो पी और क्यू ने 14 दिन में खत्म कर दिया था। अब ये कहता है कि इसी काम को 126 यूनिट को जब काम स्टार्ट किया तब काम P प्लस क्यू प्लस आर, एक आर पर्सन और आ गया, इन तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और इन तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। फिर P चला गया, बचा हुआ काम P और R ने मिलकर किया, वो काम किया 3 दिन तक। और जब इन्होंने इस रेशियो में इस तरह से काम किया तब इन्होंने अपना 126 यूनिट जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था। इतनी बात ही हमको क्वेश्चन में कह रहा है, उसने काम कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें हमको क्या क्या पता है, इसमें हमको पता है पी एंड क्यू की एफिशिएंसी पता है, इसमें पी की एफिशिएंसी पता है, क्या हमको आर की एफिशिएंसी पता है, आर की क्या एफिशिएंसी थी, उसने किस तरह से काम किया, कितनी एफिशिएंसी से काम किया, ये तो नहीं पता ना। आर की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। देखो पी और क्यू ने 8 दिन काम किया, यहाँ पी ने 3 दिन काम किया, इसका मतलब पी ने कितने दिन काम किया, 11 दिन।
क्यू ने कितने दिन काम किया, 8 दिन। और आर ने कितने दिन काम किए, आर ने 8 दिन यहां काम किए, 3 दिन यहां काम किए, 11 दिन काम आर ने किया। इतना इतना टाइम इन तीनों ने काम किए। पी ने जो काम किया था उसकी एफिशिएंसी थी 7, क्यू ने काम किया था जब उसकी एफिशिएंसी थी 2, आर की एफिशिएंसी हमको पता नहीं, टोटल वर्क तीनों ने मिलकर किया 126 यूनिट, ये हमको पता है। तो यहां से निकाल लेंगे अपने। देखो 77 काम तो इसमें 77 यूनिट काम तो पी ने किया था, 16 यूनिट काम किया था क्यू ने, तो इन दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम कर दिया था, यहां से अपना 93 यूनिट। बचा हुआ काम आर ने किया 11 डेज में। ठीक है, सो 126 में से जब 93 यूनिट हम लेस कर देते हैं तो अपने पास कितना बच जाता है, यहां से ये होता है 33 यूनिट। 33 यूनिट जो काम था ये आर ने किया था 11 दिन तक। आर ने किया था 11 दिन तक कितना, 33 यूनिट। तो आर ने किस एफिशिएंसी से किया होगा, 33/11, यानी 3 की एफिशिएंसी रही होगी आर की। आर की एफिशिएंसी हमको निकालनी थी, आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसने पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। अब आर अकेला उस काम को करने लगता है, अभी तक तो तीनों मिलकर कर रहे थे, अगर आर अकेला उस काम को करे तो उसका जो आधा काम है वो कितने टाइम में कर देगा। टोटल काम कितना था अपने पास 126 यूनिट, उसका आधा कितना हो जाएगा 63 यूनिट। और आर की एफिशिएंसी कितनी थी 3, आर कितने दिन में काम करेगा 21 डेज में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 21 डेज में आर उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलता है। बहुत सही क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअली आपसे काफी कुछ पूछा जाता है, तो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वही इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखेगा, ट्रेन के क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन 24 सेकंड्स, ट्रेन एल क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म 32 सेकंड्स, रेशियो दे रखे स्पीड का ट्रेन के और एल का 2:1, लेंथ बता रखी है हमको ट्रेन के की 160 मीटर मोर देन ट्रेन एल। ठीक है, फिर हमें बता रखे टाइम टेकन बाय ट्रेन के टू क्रॉस ट्रेन एल इन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो हमको बताना है कि ट्रेन के ट्रेन एल को अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो कितने टाइम में इसको क्रॉस कर देती है, ये हमको बताना है। क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर है दे रखे हैं हमको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक तो हमको दे रखी के और एल की लेंथ के बारे में हमको बता रखा है कि जो के की लेंथ है वो 160 मीटर ज्यादा है अपने पास एल ट्रेन एल की लेंथ से। मान लेते ट्रेन एल की लेंथ y है तो के की लेंथ अपने पास y प्लस 160। ठीक है, ये तो इनकी लेंथ दे रखी है। फिर हमको स्पीड के बारे में रेशियो दे रखी है के और एल की, के और एल की स्पीड के बारे में रेशियो दे रखी है 2:1। ठीक है, तो इसको स्पीड मान लेते हैं 2x और एल की स्पीड हो जाएगी x। ये अपने को स्पीड दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है, इतनी चीजें अपने क्वेश्चन में दे रखी है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि ट्रेन के क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म दैट इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि उसकी हाफ लेंथ की है, 24 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, ट्रेन के जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास y प्लस 160। अब जो ट्रेन की है वो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी हाफ ऑफ इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ का बिल्कुल आधा है। ठीक है, तो उसकी लेंथ का आधा है तो अपने पास कितना देगा 0.5 y प्लस 80। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1.5 y प्लस 240। उसको क्रॉस करती है कितने टाइम में क्रॉस करती है, 24 सेकंड में क्रॉस करती है ट्रेन की एक की स्पीड क्या है 2x। ठीक है, फिर हमको बता रखा है ट्रेन एल के बारे में, ट्रेन एल क्रॉसेस सेम प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन एल भी क्रॉस कर देती है। ठीक है, ट्रेन एल की लेंथ थी अपने पास y, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी अपने पास 0.55 प्लस 80, तो इसकी आ जाएगी 0.5y 1.5y प्लस 80। ट्रेन के की स्पीड है अपने पास x, ये उसको क्रॉस कर देती है 32 सेकंड्स में। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले इसमें निकालते हैं कुछ x और k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तभी अपना काम बनेगा। तो ये बनता है अपने पास 1.5y प्लस 240 इज इक्वल टू 48x। यहाँ बनता है 1.55 प्लस 80 इज इक्वल टू 32x। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनती है, इन दोनों इक्वेशन को रख के काट लेते हैं। ये आता है अपने पास 1.55 प्लस 240 48x, इसमें से y लेस हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 160 माइनस का, और माइनस के आ जाएंगे अपने पास 16x।
ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10। जब x की वैल्यू 10 आ जाती है, वो अपने किसी भी इक्वेशन में रख लो तो उससे y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी इक्वेशन में रख लेते हैं x की वैल्यू 10, तो ये आती है अपने पास 480। 480 में 240 लिया है, हो जाता है, तो ये बचता है अपने पास 240 1.5 y की वैल्यू आ जाती है। 240 अपॉन 1.5 y 160 आई थी अपने पास y की वैल्यू। y की वैल्यू 160 आ गई, इसका मतलब जो लेंथ आ गई l की वो आ गई 160। k की लेंथ आ जाएगी अपने पास 320। ठीक है, और x की वैल्यू 10 आ गई, तो अपने पास l की स्पीड आ जाएगी 10 और k की स्पीड आ जाएगी 20। स्पीड भी आ गई अपने पास दोनों की, लेंथ भी आ गई दोनों की। अब हमको फाइंड करना था कि जब ट्रेन एल को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो ट्रेन के और ट्रेन एल की टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 320 और 160 480, और इन दोनों की स्पीड थी 20 और 30 10 30। 16 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 16 सेकंड में ट्रेन एल को क्रॉस कर देगी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि स्पीड दे रखी है बोट की इन डाउनस्ट्रीम स्पीड 150% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, इफ बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 7 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये कह रहा है कि जो बोट बोट है अपने पास, उसकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो 150% ज्यादा है उसकी अपस्ट्रीम स्पीड से। 150% ज्यादा है, इसका मतलब 250% है वो अपस्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है, और बोट जो कह रहा है कि 80 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जब जाती है तो उसको 7 घंटे लग जाते हैं। तो हमको बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में उस बोट की स्पीड क्या होगी। देखो, जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में हमको बता रखा है स्टिल वाटर स्पीड, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 150% ज्यादा है अपने पास अपस्ट्रीम की स्पीड से, 150% ज्यादा है अपस्ट्रीम की स्पीड से। समझ रहे हो? तो जो इसका रेशियो आ जाएगा वो, इसका रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, तो इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 10:4। ठीक है, जब 10:4 डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का है तो उसका स्टिल वाटर का रेशियो भी मिल जाएगा अपने पास 7। ये आ जाएगा अपना डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर अपस्ट्रीम का रेशियो। अब ये बोट कह रहा है कि 80 किलोमीटर तो जाती है अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम जाएगी मान लो 4 की स्पीड से। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम भी जा रही है सेम डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है 10 की स्पीड से। इसको ठीक है, इसको एस मान लेते हैं स्पीड को। इन दोनों को कवर करने में उसको 7 घंटे लग जाते हैं। 7 घंटे इन दोनों को कवर करने में लगते हैं, तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं। ये आए थे अपने पास 20 और ये आए थे अपने पास 8, यानी कि 28 इज इक्वल टू 7s। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4। जब एस की वैल्यू 4 आ गई तो हम उनकी स्पीड निकाल सकते हैं बिल्कुल। उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 16, स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी 28 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 40। और हमको उसको पूछा कि स्टिल वाटर स्पीड क्या होगी, उसकी स्टिल वाटर स्पीड है उसकी 28। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 28 मीटर किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें कह रहा है कि अरुण ने स्पेंड के 12% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 5% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ही हैड 6600। बचा हुआ अमाउंट उसके पास 6600 बचता है। फिर हमें क्या रखें कि वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ द इनकम ऑफ अरुण 40,000। यानी कि ये कह रहे हैं कोई अरुण है, उसकी इनकम 40,000 है, वो अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे इन्वेस्ट कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, एक्सपेंस कर देता है उसका, और बचा हुआ जो उसका पास अमाउंट है वो है 6600। ठीक है, इसको देखते हैं। उसकी इनकम थी अपने पास 40,000। सबसे पहले 12% तो वो फूड पे लगा देते हैं, तो बचता कितने अपने पास 88%। फिर 25% वो रिमेनिंग का रेंट पे लगा देते हैं, 25% लगा दिया, पीछे 75% बच गया, यानी कि 3/4 बच गया। फिर उसने y% बचे हुए का इनकम का अदर एक्सपेंसेस पे लगा दिया। ठीक है, y% का अदर एक्सपेंसेस पे लगा दिया, तो याद 100 माइनस वाई अपॉन 100। बची हुई इनकम थी उसकी बस 6600। ये इनकम उसके पास बचती है अपने बाकी काट लेते हैं पहले तो। 4 जीरो तो कट ही जाएंगे यहाँ पे, 11 से कट जाएगा ये 8 पे, 6 पे। ठीक है, 3 से कटेगा 2 पे, और 2 से कट जाएगा 4, और ये गया 4 अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 4 × 100 माइनस वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये आता है अपने पास 400 माइनस 4y इज इक्वल टू 100, 300/4, तो y की वैल्यू आई थी यहाँ से अपने पास 75। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 75। ओके, y की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, y की वैल्यू आ गई, इजिली आ गई 75। गॉट इट? समझ आया आपको? इसी तरीके से आपको करना है, बार बार उसको पहले 100 में कन्वर्ट करके और वो सब करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से करना इजिली हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है आपके लिए, टाइम बचा कर चलना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से समझने का ट्राई करो। अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन है एसबीआई पीओ के हिसाब से। इस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको अगर देखने को मिलता है तो आपकी शिफ्ट मॉडरेट या टफ लेवल मानी जाएगी, इजी शिफ्ट नहीं होगी। इसलिए इसको ध्यान से करो, थोड़ा सा लेंथी है, पढ़ो खुद से क्या कहना चाहता है, फिर क्वेश्चन करते हैं आगे। इसमें हमें क्या रखा है, मिसिंग टेबल डीआई शोज टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, 5 डिफरेंट शॉप तरीके से वो कार सोल्ड करते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड out of the total, and also shows the white color car sold percentage as that number of black color car sold। ठीक है, यानी कि हमको दो चीजें दे रखी है, एक तो हम टोटल नंबर कार दे रखी है, उसमें से कार दो टाइप की है, एक तो 8 सीटर कार है, एक 5 सीटर कार है, जिसका हमको परसेंटेज दे रखा है टोटल का। ठीक है, एक चीज हमको और दे रखी है, जब 8 सीटर और 5 सीटर कार है, वो कार किसी ना किसी कलर की तो होगी, तो उन टोटल कार का ही हमको परसेंटेज दे रखा है व्हाइट और ब्लैक का। लेकिन जो व्हाइट और ब्लैक का परसेंटेज दे रखा है ना, उस बात को ध्यान रखना, वो हमें दे रखे नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार, टोटल का नहीं, ब्लैक कलर का। सपोज हमको कह रखा है कि व्हाइट कलर कार जो हमको 60% है, इसका मतलब जो व्हाइट है वो 60 है, तो मतलब ब्लैक कितनी हो जाएगी अपने पास, ब्लैक होगी 100, टोटल होगी अपने पास 160। ये बात ये कहना चाह रहा है कि अगर हमको व्हाइट दे रखे है 60, तो वो ब्लैक का परसेंटेज है, टोटल का नहीं है। और सेम चीज अगर हमको 8 सीटर और 4 सीटर कार में दे रखी है, अगर हमको कह रखा है कि 8 सीटर कार है वो 60% है, तो 4 सीटर कार कितनी परसेंट होगी, तो 4 सीटर कार होगी 40% एंड टोटल होगा उसका 100। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान से समझना और दिमाग में रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वरना कंफ्यूजन में ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और आंसर वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट दे रखे हमको टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड, जो 8 कार 5 का जो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल नंबर कार, व्हाइट कार एंड ब्लैक कार। ठीक है, बस इस एग्जांपल को ध्यान रखना आप। कुछ निकालना है इसके अंदर, पहले तो हमको देखो 8 सीटर की वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज डायरेक्ट ही दे रखे, निकालेंगे तो बाद में। इधर हमको व्हाइट का दे रखे है, ब्लैक से परसेंटेज। जब क्वेश्चन में जिस तरह से पूछेगा उस तरह से बता देगा, निकाल लेंगे इसको। टेबल की बारी बार जरूरत पड़ती रहेगी अपने को, बस ध्यान रखना कौन सा परसेंटेज निकाल रहे हो और क्या निकाल रहे हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखे कि नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड बाय आर इज 105 लेस देन नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड बाय शॉप टी, and it is equal to the number of white color cars sold by shop T, then find the number of 5 seater cars sold by shop T। देखो, आर और टी के बारे में बात हो रही है अपने पास, शॉप आर और शॉप टी के बारे में। सबसे पहले हमें कहा गया कि जो नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार है जो आर में सोल्ड हुई है, वो 105 लेस है 8 सीटर कार जो टी में सोल्ड हुई है। तो पहले हमको जानना है कि आर में व्हाइट में कितनी कार सोल्ड हुई है। देखो, आर में ये कह रहा है कि 60% कार। अब ये 60% क्या टोटल का है? नहीं, टोटल का 60% नहीं है ये। देखो, चाहे मैं मान लेता हूँ व्हाइट और ब्लैक, ये 60% है ब्लैक का, इसका मतलब ब्लैक है 100 और व्हाइट है 60%, और इनका जो टोटल है 160। इस 160 की वैल्यू है अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ कार, जो कि है अपने पास 800। समझे? ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाइट कलर कार है अपने पास 300 और रेड कलर कार है अपने पास 500, तब जाके अपना टोटल आएगा 800 का। ठीक है, यही व्हाइट कलर कार चाहिए था अपने को, तो व्हाइट कलर कार जो आर के अंदर थी वो है 300। व्हाइट, ये कह रहा है कि ये 105 लेस है 8 सीटर कार टी में, तो टी में जो 8 सीटर कार होंगी वो हो जाएंगी अपने पास 405। ये 8 सीटर कार है टी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है कि एंड इज इक्वल टू, यानी कि जो 300 है इसी की बात हो रही है, एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप टी। ये इक्वल है व्हाइट कलर कार जो टी में सोल्ड हुई है। ठीक है, यहाँ व्हाइट, यहाँ पर रहता है अपने पास ब्लैक। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार सोल्ड बाय टी। हमको बताना है कि 5 सीटर कार टी में कितनी सोल्ड हुई है।
ठीक है, टी के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ पता है अपने को। टी के बारे में अपने को सिर्फ एक चीज पता है कि जो व्हाइट सीटर कार है वो 125% है ब्लैक सीटर 5 सीटर कार की, सॉरी, जो व्हाइट सीटर कार है वो 125% है ब्लैक सीटर कार की, ये बात हमको पता है। तो व्हाइट सीटर कार और ब्लैक सीटर कार का रेशियो पता है हमको 5:4 टी के अंदर। व्हाइट और ब्लैक का रेशियो पता है 5:4। तो ब्लैक कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी अपने पास ब्लैक। टोटल कितना हो जाएगा 540 इनका टोटल, यानी इनका टोटल भी कितना हो जाएगा 540, क्योंकि कार तो सेम ही है, चाहे 8 और 5 सीटर में हो, चाहे व्हाइट और ब्लैक के अंदर हो, कार तो अपने पास सेम है 540, जिसमें से 405 तो अपने पास है 8 सीटर कार। तो बची हुई कार कितनी कौन सी हो जाएंगी, जो बची हुई कार है अपने पास वो हो जाएंगी 5 सीटर कार हो जाएंगी अपने पास, जो कि अपने पास मिल जाएंगी 135 जो है 5 सीटर कार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 135 कार्स जो है टी के अंदर 5 सीटर कार्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखा है कि नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार सोल्ड इन शॉप Q इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप R, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार सोल्ड इन शॉप Q। तो 5 सीटर कार बतानी है सोल्ड Q में। सबसे पहले हमें क्या रखे, जो ब्लैक कार है Q के अंदर वो बराबर है व्हाइट कार R में, ठीक है। तो Q में ब्लैक कार कितनी है वो देख लेते हैं। Q में हमको ये क्या रखा है कि 120% है जो व्हाइट कार है, ब्लैक कार का 120% है, यानी कि 6:5 हो जाएगा व्हाइट और ब्लैक का रेशियो 6:5। क्यू में इसके अलावा हमको और निकाल सकते हैं, क्यू में टोटल वैल्यू नहीं है, हमको क्यू का हम और नहीं निकाल सकते, लेकिन हम आर के बारे में जानते हैं कि जो क्यू की ब्लैक कार है वो इक्वल है अपने पास व्हाइट कार आर की। आर का व्हाइट कार हम निकाल सकते हैं, हाँ आर की व्हाइट कार तो हमने निकाल रखी है 300, मतलब क्यू की जो ब्लैक कार है वो भी कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग अपने पास 300। जब ब्लैक कार 300 हो जाएगी तो व्हाइट कार भी आ जाएगी अपने पास 360, पता नहीं निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमें कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार इन क्यू, ठीक है। क्यू में 5 सीटर कार, क्यू में टोटल कार थी अपने पास 360 और 300, यानी कि 660 टोटल नंबर कार। 8 सीटर कार थी 55%, तो 5 सीटर कार होगी 45%, रिमेनिंग जो कार बचेगी वही बचेगी अपने पास 5 सीटर का, वही बचेगी 5 सीटर कार, ठीक है। तो ये कट जाएगा अपने पास 297। तो 297 जो कार है, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, वो है 5 सीटर कार क्यू के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर इन शॉप आर एंड शॉप एस आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार अनसोल्ड इन शॉप आर और एस के बारे में क्या रखे 5:3, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड इन आर और एस। अभी तक तो बात सोल्ड की हो रही थी, इतनी सोल्ड हुई इतनी, अब बात हो रही है अनसोल्ड की, ठीक है। अनसोल्ड के अंदर हमको क्या क्या रखे है, रेशियो दे रखे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर शॉप आर और शॉप एस जो है वो इक्वल है, ठीक है। जो टोटल कार है अपने पास मैन्युफैक्चर की, वो आर और एस जो है वो बराबर है मैन्युफैक्चर की, सोल्ड की अनसोल्ड की नहीं, मैन्युफैक्चर जितनी हुई है आर और एस में वो अपने पास इक्वल है, ठीक है। रेशियो दे रखे कार अनसोल्ड का आर और एस का, ठीक है। कार अनसोल्ड का रेशियो है आर और एस का। सोल्ड और अनसोल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया पिछले क्वेश्चन के अंदर अर्थमेटिक में, ठीक है। टोटल मैन्युफैक्चर, अगर मेरे को सोल्ड मैन्युफैक्चर निकालना तो मेरे को सोल्ड भी चाहिए और मेरे को अनसोल्ड भी चाहिए, ठीक है। और मैन्युफैक्चर में मेरे को ये क्या रखे कि जो उसकी मैन्युफैक्चर हुई है ये दोनों कारें बराबर हैं जो आर और एस की मैन्युफैक्चर हुई है। तो सोल्ड और आर और एस में कितनी सोल्ड हुई है वो देख लेते हैं। देखो आर में सोल्ड हुई है 800 और एस में सोल्ड हुई है 960। आर में सोल्ड हुई है अपने पास 800, एस में सोल्ड हुई है टोटल कार 960, यानी कि जो आर की मैन्युफैक्चरिंग है अगर मैं इसको वाई मान लेता हूँ अनसोल्ड, क्योंकि रेशियो में हमारे पास ये आ जाएगा अपने पास 800 प्लस 5y, और मैन्युफैक्चर हुई है अपने पास 960 प्लस 3y। ये कार अपने पास मैन्युफैक्चर हुई है, इनको इक्वल है। ये हमें क्या रखा है कि जो टोटल मैन्युफैक्चर हुई है आर और एस में वो अपने पास इक्वल है। तो हमको बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कार आर और एस में कितनी होंगी। अनसोल्ड कार के लिए मेरे को वाई की वैल्यू मिल जाए तो फिर मैं 5y और 3y की वैल्यू निकाल सकता हूँ उससे। चलिए करते हैं इसको। ये आ जाएगा अपने पास 2y इज इक्वल टू 160, वाई की वैल्यू आई थी यहाँ से अपने पास 80, ठीक है। जो y की वैल्यू 80 आई तो मैं इसमें टोटल निकाल सकता हूँ अनसोल्ड कार की, 5 टोटल वैल्यू थी 8y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू है 80, तो वैल्यू हो जाएगी अपने ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 640 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को।
इसका लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो, मिल जाएगा लॉजिक, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए खुद से ट्राई करो इसको पहले। देखो 132 से 148, 148 से 196, 340 एंड 2068। ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आता है अपने पास 16 का डिफरेंस आ जाता है, फिर डिफरेंस देखते हैं तो इसका आता है अपने पास 48 का डिफरेंस है, देन अपने पास डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे 44, देन अपने पास यहाँ पे डिफरेंस आता है 144 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो 16 से 48, 48 से 144, यानी कि ये भी हो रहा है अपने पास 3 गुना, ये भी हो जाएगा अपने पास 3 गुना। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो भी थ्री टाइम्स होएगा अपने पास इसका 432, 432 ऐड कर देते हैं तो अपने पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है यहाँ पे इसका 772। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 772 इज अवर राइट नंबर। ओके, चलिए आगे, वीडियो को पॉज करो, इसका लॉजिक ढूंढो। 144 से 148, 121, 1248, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लेस हो रहा है 27, तो यहाँ पे अपने पास 36 ऐड हो रहा है। देखो 4, 27, 36, ये तो मेरे को दिख रहा है 2 का स्क्वायर, ये दिख रहा है मेरे को 3 का स्क्वायर, एंड ये दिख रहा है मेरे को 6 का स्क्वायर। एक बार ऐड हुआ फिर लेस हुआ, फिर यानी ऐड हो जाएगा और फिर लेस हो जाएगा। 2, 3, 4 एंड 5, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, कुछ भी कर लो, चाहे इसमें 4 का स्क्वायर लिखा हो जाएगा 16, 16 ऐड कर लेते हैं इसमें अपने पास, तो अपना पास आ जाएगा 137। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 137 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलें आगे, चलिए बनाए इसे खुद से बनाने का ट्राई करें इसको। इसमें हमको दे रखे 20 से 22, 51, 86, 140। हाँ, तो इसमें देखो 21, 51, 86, 140, यहाँ तो डिफरेंस आता है अपने पास 2 का, यहाँ अपने को डिफरेंस मिलता है 35 का, एंड देन अपने को डिफरेंस मिल जाता है 54 का। 2 से 35, 35 से 54। इसमें देखते हैं तो ये होता है अपने पास, मान लेते हैं इसको 7 इंटू 5, 9 इंटू 6, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे अपने 2 डिफरेंस और मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं डिफरेंस देखूँ 4, 9, 7, 5 इंटू 4, 20 का डिफरेंस पड़ेगा यहाँ पे, 20 का डिफरेंस बनता है, अपना आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 31। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉजिक थोड़ा सोचने वाला लॉजिक था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का ट्राई करें। देखो पहला हमको दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 117 इज इक्वल टू 0। इसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ट्राई करें। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसकी? इसके दो रूट्स बनते हैं, वो रूट्स कौन से बनते हैं आपको इसमें ट्राई करो ढूंढने का। इसके जो दो रूट्स बनते हैं अपने को बनेंगे माइनस का 39 प्लस का 3। ठीक है, एंड फिर अपने पास y की स्क्वायर और y की पावर 6 इज इक्वल टू 64। y की पावर 6 इज इक्वल टू 64, इसका मतलब y, इसके जो रूट बनेंगे अपने पास वो बनेंगे y के रूट बनेंगे प्लस का 2 एंड माइनस का 2, तभी 6 की पावर होती है। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, माइनस 39 है वो 2 से छोटा है। ठीक है, बट माइनस 39 है वो माइनस 2 से भी छोटा है, लेकिन 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब अपने पास आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे? इसके दो रूट हो जाएंगे अपने पास 12 और 5। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 57 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अपने को कौन से देखने को मिलते हैं? इसके दो रूट्स मिलेंगे अपने को माइनस का 19 प्लस का 3। ठीक है, 19 3 से 57 होते हैं, माइनस 19 प्लस 3। अब इसके रूट्स कंपेयर कर लेते हैं। 12 है अपने पास माइनस 19 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। 5 है अपने पास माइनस 19 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, इसके रूट फाइंड करने का ट्राई करो। ये मैं दे रखे वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का स्क्वायर।
ये बन जाएगा अपने पास वाई स्क्वेयर प्लस 10y इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2y की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 8। ठीक है, फिर अपने देखो दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस 132 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास? 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 से तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जिसको लेस कर देते हैं तो ये आता है अपने पास 64 का अंडर रूट, तो x की वैल्यू आई थी अपने पास 8 और माइनस का 8। तो अपने पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू भी है, और अपने को कंपेयर करना है, x जो है वो 8 के बराबर है, लेकिन जो माइनस 8 है वो 8 से छोटा है, इसका मतलब x जो है अपने पास लेस देन इज इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, x लेस देन इज इक्वल टू y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से। मिक्सचर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। इसमें क्या रखा है कि मिक्सचर है अपने पास मिक्सचर ऑफ 160 लीटर मिलीलीटर कंटेन मिल्क और वाटर दे रखे 9:7। ठीक है, मिक्स विद ए लीटर ऑफ मिल्क एंड ए प्लस 10 लीटर ऑफ वाटर, उसको मिक्स कर दिया आपने, ए लीटर मिल्क डाल दिया उसमें, ए प्लस 10 लीटर वाटर डाल दिया उसमें, उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाता है 14:13। ठीक है, फिर कहता है कि इफ द मिक्सचर इज देन कंबाइंड विद ए माइनस 20 लीटर ऑफ हनी, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हनी इन द फाइनल मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर में कुछ हनी डाल देते हैं ए माइनस 20 लीटर, तब उसके बाद उसका मिक्सचर कितना बनता है। देखो ये कहता है कि टोटल मिक्सचर है अपने पास 160 लीटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का ये 9:7 में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये अपने पास है 90 और 70 के क्वांटिटी में, मिल्क और वाटर अपने पास 90 और 70 की क्वांटिटी में। कुछ उसके अंदर मिल्क डाल देता है, कुछ उसमें वाटर डाल देता है, मिल्क ऐड कर देते हैं अपने पास ए का, और वाटर ऐड कर देते हैं इसमें अपने पास ए प्लस 10, जितना वाटर ऐड करता है। जब ये ऐसा कर लेते हैं ना, उसके बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनता है वो रेशियो मिल रहा है अपने को 14:13 मिल रहा है उसके बाद अपने को। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन में लिख सकता हूँ 90 प्लस ए ऑन 80 प्लस ए, 70 प्लस ए प्लस 10 था, 80 प्लस ए कर दिया, 14:13। ठीक है, प्लस 14 ए 17 प्लस 13 ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? ए की वैल्यू आ रही है 50। ए की वैल्यू 50 आ रही है, इसका मतलब मिल्क कितना ऐड किया गया था? 50। वाटर कितना ऐड किया गया था? 60। और मिल्क और वाटर ऐड करने के बाद मिल्क और मेरे पास क्या बन गया था? 140 लीटर तो बन गया था अपने पास मिल्क, और वाटर कितना बन गया था? 130 लीटर। ठीक है, मिल्क और वाटर बन गया। अब ये कह रहा था कि उसके अंदर द मिक्सचर इज कंबाइंड विद ए माइनस 20 लीटर हनी, इसमें कुछ हनी और डाल दिया। ठीक है, ए की वैल्यू से 50, उसमें 20 लेस कर देंगे तो 30 आ जाएगा हनी, कुछ हनी भी ऐड कर दिया है। अब ये बताना है हमको कि हनी का जो फाइनल मिक्सचर के अंदर कितना परसेंटेज बना था। ठीक है, तो हनी से अपने पास 30, और फाइनल क्वांटिटी कितनी थी? 140 ये रहा, 130 ये रहा, एंड 30 फिर ये रहा अपने पास। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी थी अपने पास 300 की। इसका परसेंटेज पूछा था हमको, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 10%। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 10% क्वांटिटी थी उसके अंदर हनी की। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं खुद से, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का ट्राई करें, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि एन ईयर हैंस फ्रो नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ सिया टू पिया प्रिया 4:5। एन साल बाद सिया और प्रिया की एज है 4:5। प्रेजेंट एज बता रखी है कमल की 20 ईयर्स। ठीक है, एंड ही इज 8 ईयर ओल्डर देन शिवा हु इज 4 ईयर्स यंगर देन प्रिया, देन फाइंड द एज ऑफ सिया एन ईयर एगो फ्रो नाउ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसने हमको कमल की एज प्रेजेंट एज बता रखी है जो कि 20 ईयर्स है। ठीक है, कमल की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स, जो कि 8 साल बड़ा है सिया से, तो सिया की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 12 ईयर्स हो जाएगी। हु इज 4 ईयर्स यंगर देन प्रिया, तो सिया भी है जो 4 साल यंगर है अपने पास प्रिया से, तो प्रिया की एज कितनी हो जाएगी? 16 ईयर्स। प्रिया की एज भी आ गई आपके पास। उसके बाद उसने क्या रखा था कि एन ईयर हैंस, एन साल बाद सिया और प्रिया की एज का रेशियो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो एन साल बाद एन साल ऐड कर देते हैं सिया और प्रिया की एज में, इसका जो रेशियो बन जाएगा अपने पास 4:5 बन जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, बना लेते हैं 64 प्लस 4n प्लस 5n। यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 4।
एन की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमको फाइंड करना है एन की एज, यानी कि फाइंड द एज ऑफ सिया एन ईयर एगो। सिया की एज एन साल पहले कितनी थी, यानी सिया की जो एज थी वो 4 साल पहले कितनी थी, सिया की 4 साल पहले थी 8 साल। अब इसमें से किसका आंसर अपने को 8 ईयर मिलता है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, एन की वैल्यू रख के देख लेंगे अपने। एन की वैल्यू 4 है, फर्स्ट में रखते हैं एन की वैल्यू 4, 4 से 12 माइनस 4 8, फर्स्ट आंसर आ गया अपने पास। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, फर्स्ट आंसर अपना राइट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू वुमेन 1:2। ठीक है, 18 women working 4 hour a day take 9 days less than time taken by men working 3 hour a day to complete a work। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग 6 hour a day complete a work, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर हमको 1:2 के अंदर। ठीक है, उस काम को वुमेन करती है, 18 वुमेन करती हैं जब 4 घंटे लगा के, तो वो 9 दिन कम लेती हैं 12 आदमियों से जब उस काम को 3 घंटे हर रोज से करती हैं। ठीक है, हाँ हमको निकालना है इसके अंदर कि कितनी वुमेन्स चाहिए जब उस काम को 6 ओवर में करने के 4 दिन के लिए। 4 दिन हर रोज 6 ओवर करती हैं तो उसको काम को कंप्लीट करने में कितनी वुमेन्स लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है हमको 1:2। मैन की x है तो वुमेन की एफिशिएंसी है 2x, ये बात हमको कह रखी है इसके अंदर। फिर हमें कह रखा है कि जो 18 वुमेन है, 18 वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2x। 18 वुमेन है 4 आवर अ डे 9, ठीक है 4 घंटे एक दिन में काम करती है, तब वो उस काम को करती है 9 डेज लेस देन 9 घंटे कम लेती है, मान लेते हैं ये लेती है टी आवर्स। ठीक है, और कम किससे लेती है, मैन से, जो 9 घंटे ज्यादा लेते हैं उस काम को टी प्लस 9 आवर्स लेते हैं। उसी काम को जब आदमी आदमी की मैन की एफिशिएंसी कितनी है एक्स। ठीक है, 12 मैन काम करते हैं, 3 आवर्स अ डे काम करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको, 3 आवर्स अ डे मैन काम करते हैं। बराबर में क्यों लिखे, क्योंकि दोनों ने काम सेम किया, सेम काम कंप्लीट किया, इसलिए इन दोनों को मैंने इक्वल में रखा है, अदरवाइज मैं इनको इक्वल में नहीं रखता था। ठीक है, अब इसमें से काट कूट लेते हैं, क्या कुछ आता है अपने पास। ये काट देगा 4 3 12, 3 3 9 दूनी 18, ये आ जाएगा अपने पास 4xt इज इक्वल टू tx प्लस 9x। ठीक है, यही चीज निकलता है अपने को यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 3xt इज इक्वल टू 9x, x कट जाएगा अपने पास, t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, टी की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब इन्होंने लिए थे अपने पास 3 दिन काम कंप्लीट करने में, और मैन ने लिए थे अपने पास 12 डेज काम को, किसी काम को कंप्लीट करने में। अब वो एक्चुअल काम कितना था वो भी तो देखना है ना हमको, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये जो बाकी की वुमेन्स है वो उस काम को कितने टाइम में करती हैं। तो देखो किसी का भी ले लो, चाहे वुमेन में ले लो चाहे मैन में ले लो, किसी को भी एक को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन्स को उठा लेते हैं। 18 वुमेन कर रही थी, 2x की उनकी कैपेसिटी थी काम को करने की, 4 डेज में कंप्लीट कर देती थी, 4 आवर्स करती थी डेली, और 3 दिन लगे थे उनको इस काम को कंप्लीट करने में। सेम काम को ये बताने की कितनी वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, उस नंबर ऑफ वुमेन बताने कितनी की, उस वुमेन की जो एफिशिएंसी वो 2x वुमेन थी, नंबर ऑफ वुमेन कितनी लगेंगी वो हमको जानना है। ठीक है, जब वो 6 आवर्स अ डे, एक दिन में 6 घंटे काम करती है और 4 दिन तक काम करती है। अब हमको इस क्वेश्चन मार्क की यानी इसमें बताना है कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स हैं जो उस काम को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, 2x से 2x में वुमेन की एफिशिएंसी तो सेम ही होती है अपने, ये तो कट ही जाएगा अपने पास। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से कट गया अपने पास 3, ये आ जाएगा अपने पास 9, 9 वुमेन्स लगेंगी अपने को उस काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 9 वुमेन्स लगेंगी तब उस काम को वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का ट्राई करें इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ के सामने आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हर क्वेश्चन में वेरिएबल ऑलमोस्ट दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं दिखेंगे क्लर्क वाले जो आपको बहुत सारे क्लासेस में करवाए जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ही करना। इसमें हमें क्या रखें कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, आफ्टर टी मंथ्स सी joined them by investing 20% more than investment of A. After 24 months, out of the total profit 2,18,000, C received 50,000. Then find the value of T plus V, T plus 2. कुछ 3 पार्टनर है, ए और बी उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट लगा के, टी मंथ के बाद सी भी उस बिजनेस में घुस जाता है अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट लगा के। ठीक है, 2 साल उनका बिजनेस चलता है, टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, सी का प्रॉफिट दे रखे हैं।
हमको बताना है T+2 की वैल्यू बतानी है इसके अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले दो पार्टनर थे अपने पास, ए और बी, सी आया बाद में। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने का जो ए की जो कैपिटल थी वो थी 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए की जो कैपिटल थी वो थी 40% बी थी, बी की 100 थी तो ए की 40 थी। आफ्टर टी मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस, टी मंथ बाद सी ज्वाइन ने बिजनेस ज्वाइन किया और इन्वेस्टमेंट थी उसकी 25% मोर देन ए का 25% ज्यादा यानी कि 50 इन्वेस्टमेंट टी की थी। दो दो साल उनका बिजनेस चला था, 24 मंथ्स उनका बिजनेस चला था, 24 मंथ्स, 24 मंथ इसने इन्वेस्ट किया। क्योंकि टी जो सी है वो टी मंथ्स बाद आया था, तो टी मंथ्स कम कर देंगे 24 के अंदर, इतने टाइम के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी। ठीक है, जीरो तो कट ही जाएगी अपनी, तो ये आ जाएगा अपने पास 96x मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240x और ये आ जाएगा अपने पास 24 माइनस टी 5x। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट थी। अब ये कह रहा है कि इसको जो टोटल प्रॉफिट था वो था 2,18,000, उसमें से सी का जो प्रॉफिट था वो तो था 50,000। ठीक है, सी का प्रॉफिट था 50,000, टोटल प्रॉफिट था 2,18,000, उसमें से सी का प्रॉफिट लेस कर देते हैं, बचा हुआ प्रॉफिट किसका हो जाएगा अपने को, ए का और बी का हो जाएगा बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ए और बी का बचा हुआ प्रॉफिट 1,68,000। ठीक है, और सी का अपने को रेशियो पता था, ये था 24 माइनस टी 5x, और ए और बी का अपने को यहां से पता था 36x। ठीक है, ये अपने पास था ए और बी का। 30 से तो 3 जीरो पे काट देंगे सबसे पहले। उसके बाद अपने पास ये था 5x, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद ये भी अपने पास कट जाता है, 8 से कट जाता है ना, x से तो अपना x कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 8 से 21, 16, 16, 32, ये पूरा ही कट गया ना, ये कट गया 2 से। तो अपने पास आ जाएगा इसमें 24 माइनस टी इज इक्वल टू 20, 4 आ जाएगी अपने पास टी की वैल्यू। और हमको वैल्यू फाइंड करनी है T+2 की, तो ये आ जाएगी अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 6, T+6, T+2 यानी कि 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करें, बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें कहता है कि नितिन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू केविन एट अ प्रॉफिट ऑफ 32%। नितिन ने कोई आर्टिकल परचेज किया, केविन को बेच देते 32% प्रॉफिट पे। इफ द आर्टिकल ही हैड बॉट 1500 लेस, अगर 1500 रुपए कम में लेता, एंड सोल्ड इट 500 रुपीज मोर, 500 रुपए ज्यादा में बेचता, देन प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन 40%, तो उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा था। If the article is marked up by 25% above its original cost price and sold after allowing 20% discount, then find the selling price of article। देखो, नितिन ने कोई आर्टिकल परचेज किया, मान लेते हैं कि उसने कोई 100x का आर्टिकल था। ठीक है, जो उसने बेचा था 32% के प्रॉफिट पे, यानी 132x पे, ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिस पे ये था उसका कॉस्ट प्राइस, इस पे इसने बेच दिया। अब ये कहता है कि अगर ये उसी आर्टिकल को 1500 रुपए कम में खरीदता, ठीक है, 1500 रुपए कम में खरीद लिया, और इस आर्टिकल को 500 रुपए ज्यादा में बेच देता, यानी कि 132x में पहले बेचा था, उसमें 500 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तब इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा था, 40% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो यानी कि जो ये अमाउंट है अपने पास सेलिंग प्राइस की अमाउंट है, वो कॉस्ट प्राइस की 40% ऐड करके है, यानी कि 140% है जो सेलिंग प्राइस की अपने पास अमाउंट है, तभी उसको 40% का प्रॉफिट हुआ था। ओके, फिर ये कह रहा है कि द आर्टिकल इज मार्क्ड अप 25% अबव इट्स ओरिजिनल प्राइस। पहले इसमें इसका निकालते हैं, अपने इतनी निकालते हैं पहले बात, उसको 40% का प्रॉफिट हुआ था इसमें। ठीक है, तो इसमें लेस करते हैं अपने 132x में से 100x गए, तो ये तो भाई 32x, तो ये बच गए, बाकी बचे अपने पास 2000। ठीक है, तो ये था अपने पास इसका 140%, यानी कि 2/5, 40% था ये अपने पास इसका। तो इसको काटना ही ऐसे ही कर लेते हैं, 200x माइनस 3000, 160x 10,000, तो ये आ जाएगा 40x, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 7,000, 13,000। एक्स की वैल्यू यहाँ से अपने को निकलती है 4, 12, 325। ठीक है,
तो एक्स की वैल्यू यहां से अपने पास आई थी 325। जब एक्स की वैल्यू आ गई 325, हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका अपने पास? कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास इसका 32,500। ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसका 40% अबव था अपने पास, इसका 40% अबव था, वो हमको जरूरत है, देख लेते हैं। इफ इट मार्क 2500 अबव इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, नहीं, कॉस्ट प्राइस था इसका अपने पास 32,500। अब ये कह रहे हैं कि अब यही आर्टिकल को मार्कअप किया था 2500 से। ठीक है, 2500 से इसको मार्कअप प्राइस आ जाएगा इसका अपने पास 35,000 का, ये आ गया इसका मार्कअप प्राइस। अब इसके ऊपर ये कह रहा है कि 80% का इसने डिस्काउंट भी दे दिया, 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो यानी कि इसमें 20% लेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, 7,000 इसमें और लेस कर देता हूँ, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा अपने पास 28,000 का, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। हमको फाइंड करना है उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग आ गया उसका अपने पास 28,000। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 28,000 जो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। ठीक है, ट्रेन बी कैन पास अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन 12 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है 48 सेकंड में। इफ स्पीड दे रखी है हमको ट्रेन ए और बी की, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 84 मीटर टनल। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि दो ट्रेन है अपने पास ए और बी, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है। फिर ट्रेन बी अगर एक आदमी को सेम डायरेक्शन में जाते हुए जो कि 12 मीटर प्रति घंटे पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसको 48 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ट्रेन बी के बारे में बता रखे हैं। ट्रेन ए और बी की स्पीड दे रखी है हमको 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। तो हमको ट्रेन ए को बताना है कि एक कोई टनल है, उसको 84 मिनट की लेंथ है, उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये बात हमको दे रखी है। ठीक है, तो ट्रेन ए और बी में जो दे रखी है हमको, ए और बी की स्पीड दे रखी है 30 और 20। सबसे पहले हमें क्या रखा है, ट्रेन ए क्रॉस कर दी ट्रेन बी को। क्या हमको लेंथ दे रखी है ट्रेन ए और बी की? लेंथ कहीं नहीं दे रखी ना ट्रेन ए और बी की। ठीक है, ए और बी की लेंथ ए और बी ही मान लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो इनकी स्पीड हो जाएगी ऐड 50। 10 सेकंड में क्रॉस करती है, इसका मतलब ए और बी की जो टोटल लेंथ आ गई, ये आ गई अपने पास 500। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? फिर हमें क्या रखे, जो ट्रेन बी है वो पास करती है अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, एक आदमी को जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो जो उनकी स्पीड है वो लेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड एस की थी, तो सेम डायरेक्शन में उसकी स्पीड लेस हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन बी अपने पास लेंथ ट्रेन बी की बतानी, कोई आदमी है जो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ट्रेन बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड लेस हो जाएगी तो स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। 48 सेकंड में उसको क्रॉस करते हैं, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास 384। ये आ गई ट्रेन बी की लेंथ। ट्रेन ए और बी दोनों की लेंथ थी अपने पास 500, ट्रेन बी की लेंथ आ गई अपने पास 384, तो ट्रेन ए की लेंथ भी मिल जाएगी अपने को यहाँ से। ठीक है, 116 मीटर ट्रेन ए की लेंथ भी अपने पास मिल चुकी है। अब ये कहते हैं कि जो ट्रेन ए है वो 84 मीटर टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ थी अपने पास 116 प्लस 84 मीटर टनल होगी, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी अपने पास 200 मीटर। और ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी अपने पास 30 मीटर, तो ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी 200/30, यानी कि 20/3 सेकंड्स में क्रॉस कर देगी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 20/3 सेकंड्स इज आवर राइट आंसर। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डेली क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।